क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। इथीरियम मर्ज जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है, वो शायद अब फाइनली हो जाएगा। 13 से 15 सितंबर की तारीख निकली है जब इथीरियम मर्ज हो चुका होगा। लेकिन ये मर्ज है क्या, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से अपील की है कि वो क्रिप्टो करेंसी के मामले पर पहल करें। वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और क्रिप्टो रेगुलेशन की बात कही है। ये बातें वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ दिल्ली में मीटिंग के दौरान कही। इसकी जानकारी मंत्रालय ने ट्वीट करके दी है। अगली स्टोरी पर बढ़ते हैं। बेलाट्रिक्स अपडेट सफलतापूर्वक इथीरियम बीकन चेन पर अपडेट हो गया है, जो प्रूफ ऑफ वर्क पर चलता था और ये 13 से 15 सितंबर के बीच जो मर्जर की उम्मीद है उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाएगा। अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक सेबा बैंक ने अपने इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए इथीरियम स्टेकिंग की घोषणा की है। बैंक का कहना है कि यह लगातार आ रही मांगों के आधार पर किया गया है। अगली खबर रशिया से। कॉइन टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की स्थानीय न्यूज एजेंसियों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर खबर है कि बैंक ऑफ रशिया, जो कि सेंट्रल बैंक है, उनका कहना है कि जो वर्तमान हालात हैं उसमें क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांसफर जरूरी है। रूस का सेंट्रल बैंक क्रिप्टो को रेगुलेट करने पर फिर से विचार कर रहा है और वो वित्त मंत्रालय के इस बात से सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए क्रिप्टो को कानूनी मान्यता दी जाए। आखिरी कहानी इस हफ्ते की, और ये बहुत जरूरी है इस खबर के बारे में बात करना, क्योंकि आज हम इथीरियम मर्ज के बारे में बात करें जिसका आधार है एनवायरमेंटल कंसर्न। तो इस साल मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा था कि जिम्मेदार तरीके से डिजिटल एसेट को विकसित करने के लिए नेगेटिव क्लाइमेट प्रभाव को और प्रदूषण को कम करना जरूरी है। अब एक्सपर्ट की टीम ने प्रभावों का अध्ययन किया है और रिपोर्ट के साथ वो सामने आए हैं। उसकी कुछ अहम बातें हम आपको बता देते हैं। अगस्त 2022 के आकलन के मुताबिक कुल ग्लोबल बिजली का खर्चा क्रिप्टो एसेट के लिए 120 से 240 बिलियन किलोवाट आवर्स पर ईयर है। क्रिप्टो एसेट मार्केट कैपिटलाइजेशन का 60% से ज्यादा बिटकॉइन और एथर को मिलाकर है। दुनिया भर में होने वाले क्रिप्टो एसेट ऑपरेशन का 1/3 अमेरिका में होता है, जिसमें अमेरिका के कुल बिजली के खर्च का 0.9% से 1.7% इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट में और ज्यादा रिसर्च की बात कही गई है जिससे समझ बढ़े और इनोवेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिले। तो कई एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जब बात होती है क्रिप्टो करेंसी के यूसेज की, और इसीलिए इथीरियम ने कहा कि हम मर्ज करेंगे, यानी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो खाता है, उसकी खपत ज्यादा करता है। तो बता देते हैं इस मर्ज के बारे में पूरी जानकारी। इथीरियम मर्ज का काउंटडाउन फाइनली शुरू हो चुका है। बेलाट्रिक्स अपडेट को सफलतापूर्वक इथीरियम बीकन चेन में अपडेट किया गया है। बेलाट्रिक्स का जो अपडेट है वो इथीरियम वर्चुअल मशीन पर है। ये नेटवर्क का वो हिस्सा है जो डैप्स को होस्ट करता है। डैप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। इथीरियम ब्लॉकचेन मर्ज पर काम जारी है। इथीरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरिन के ट्वीट के आधार पर यह 13 से 15 सितंबर के बीच हो सकता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मर्ज होने की अभी भी उम्मीद 13 से 15 सितंबर के बीच है। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। जो आज हुआ है, ये उन्हीं के शब्द हैं, जो आज हुआ है बेलाट्रिक्स हार्ड फोक है जो चेन को मर्ज के लिए तैयार करेगा। सबसे अहम बात, अपने क्लाइंट को जरूर अपडेट करें। तो ब्लॉकचेन अभी प्रूफ ऑफ वर्क पर चल रहा था और मर्ज के बाद ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ जाएगा। बेलाट्रिक्स अपग्रेड जो नेटवर्क का मर्ज से पहले आखिरी हार्ड फोक है, उसे मंगलवार को एक्टिवेट कर दिया गया और ये जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे ये भी मंगलवार का ही था। पिछले महीने इथीरियम ने अपने गोल्डली टेस्ट नेटवर्क को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में मर्ज किया, जो कि मर्ज से पहले का तीसरा और आखिरी रिहर्सल या अभ्यास था। अब इस पूरी चर्चा में बहुत सारे ऐसी टर्म्स हैं जिसका हम जिक्र करेंगे, तो उसे एक बार आपके लिए आसान बना देते हैं। तो हार्ड फोक आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे। हार्ड फोक क्या होता है? ये नेटवर्क के प्रोटोकॉल में अहम परिवर्तन है जो पहले के इनवैलिड ब्लॉक
और ट्रांजैक्शन को वैलिड कर देता है, या फिर इसका उल्ट भी जो है वो हो जाता है। तो जब जब शिफ्ट होता है तो आप हार्ड फोक को बहुत ज़्यादा सुनेंगे, शब्द को बहुत ज़्यादा सुनेंगे। हार्ड फोक पर ब्लॉकचेन जो है वो दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। उसके अलावा अगली टर्म पर चलते हैं जो है टर्मिनल टोटल डिफिकल्टी, TTD। ये कुल डिफिकल्टी थ्रेशहोल्ड है जिसकी जरूरत इथीरियम में फाइनल ब्लॉक की माइनिंग के लिए चाहिए। आसान शब्दों में अगर इसकी बात करें तो ये एक नंबर है जिसे एक वैल्यू पर सेट किया जाएगा जो सभी इथीरियम ब्लॉक में हुई कठिनाई को बताएगा। ये आखिरी एक वैल्यू है। जब इस वैल्यू तक चेन जो है या नेटवर्क है अपने पहुंचेगी तो एग्जीक्यूशन लेयर को नए प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस लेयर में मर्ज कर लेगी और ब्लॉक को जारी करने और सत्यापित करने के लिए चेन को नए सिस्टम पर चलने देगी। अब प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है और खासतौर पर इथीरियम मर्ज को लेकर। तो ये क्या है? ये ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक, नाम में ही इसका मतलब जो वो छुपा हुआ है, यानी आपके पास जो यूनिट्स हैं आप उन्हें स्टेक पर लगाते हैं और उसके हिसाब से आपके पास ताकत आती है, आपके पास पावर आती है कि आप वो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर पाएं। तो यहां प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया ये, जहां पर ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो रहे हैं एक वोटिंग सिस्टम के आधार पर। दूसरी ओर प्रूफ ऑफ वर्क है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक साथ एक रेस में जुटते हैं, जहां सबसे पहले जो किसी अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देगा। तो इसमें बहुत ज्यादा खपत जो है वो होती है, ऊर्जा की बचत इसमें करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर यानी ऊर्जा का ज्यादा खर्च, और इसीलिए इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाना चाहता है। अब ये मर्ज क्या है और इसे मर्ज क्यों कहा जा रहा है? देखिए, मर्ज बताता है कि इथीरियम नेटवर्क ट्रांजैक्शन को सत्यापित करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट कर रहा है जो इस वक्त प्रूफ ऑफ वर्क पर है। इथीरियम के पास प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क एक है जो बीकन चेन जिसे इसका नाम दिया है इन्होंने। हम एक डायग्राम भी आपको दिखाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल जो बीकन चेन है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक वाली चेन है, इसका भी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया गया है। इथीरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक में पूरी तरह ट्रांजिशन के लिए जरूरी है बीकन चेन इथीरियम के पुराने प्रूफ ऑफ वर्क मेनेट के साथ, ताकि वो मर्ज हो जाए। तो यहां देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी चेन है, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो एक ही झटके में मर्ज नहीं हो सकता था या फिर चेंज नहीं हो सकता था, इसलिए एक पैरेलली एक और चेन को चलाया गया और धीरे धीरे अब उसका मर्ज होगा जो 13 से 15 तारीख में हो जाएगा। लेकिन मर्ज के बाद आखिरकार होगा क्या, बदलेगा क्या? इथीरियम फाउंडेशन के मुताबिक मर्ज की वजह से नेटवर्क के ऊर्जा इस्तेमाल में 99.95% की कमी आएगी। इथीरियम मर्ज पूरा होने तक कई एक्सचेंजेस ने इथीरियम, एथर और ERC20 टोकन्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया है। क्या इथीरियम ट्रांजैक्शन की स्पीड मर्ज के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? हाँ, बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्या इथीरियम मर्ज के बाद गैस फीस कम हो जाएगी? नहीं। इथीरियम फाउंडेशन के मुताबिक प्रूफ ऑफ स्टेक अपडेट की वजह से गैस फीस कम नहीं होगी। और आखिरकार क्या हार्ड फोक होगा या नहीं? तो ये जो सवाल है ये हम अपने मेहमानों की तरफ लेकर जाएंगे। हमारे साथ आशीष आनंद है, फाउंडर और CEO ब्रू फाइनेंस। रोहास नागपाल हैं, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, हाई-फाई ब्लॉकचेन। आशीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि अगर आप अपने शब्दों में हार्ड फोक जो है उसे एक्सप्लेन कर पाए, और उसके बाद क्या हार्ड फोक होगा या नहीं? देखिए, क्या है कि ब्लॉकचेन में एक कॉन्सेप्ट है कि जिस चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उसको ही हम मानक ब्लॉकचेन मानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड है, कोई भी अपना चेन क्रिएट कर सकता है। तो अगर एक ही चेन जो पहले एक चल रही थी, अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएं और अपना अपना अलग अलग चेन बनाएं, अपनी अपनी अलग ट्रांजैक्शन करें, उसको वैलिडेट करें, तो हम उसको हार्ड फोक्ड चेन बोलते हैं। तो यही है हमारा सिस्टम ऑफ हार्ड फोर्क। पहले भी बिटकॉइन में हो चुका है, बिटकॉइन कैश था, बिटकॉइन SV था, और बिटकॉइन तो चल ही रहा है। इथेरियम के साथ पहले हो चुका है ETC और ETH में। तो आज की डेट में भी अगर इथेरियम मर्ज होता है तो एक नया चेन आएगा जो पुराने चेन से अलग होगा, तो उसको हम हार्ड फोर्क बोलेंगे। रोहास, आप बताइए कि किस तरीके के चैलेंजेस आने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो आप कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं इथेरियम के रास्ते में? तो अब तक जो हुआ है सारी टेस्टिंग टेस्ट नेटवर्क्स पे हुई है, पर दुनिया में टेस्ट और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। तो जब ये एक्चुअली लाइव में होगा तो बहुत ही मुश्किल है कहना कि क्या क्या गलत हो सकता है। मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है प्रॉब्लम हो सकती है कि जो प्रूफ ऑफ वर्क है
वो 10 से ज्यादा सालों से चल रहा है हमारी दुनिया में। बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, सब बड़े बड़े ब्लॉकचेन उस पर चल रहे हैं, तो उसकी बहुत सॉलिड टेस्टिंग हो चुकी है असली दुनिया में। बट प्रूफ ऑफ स्टेक काफी नया है और बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ है। तो जब इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएगा और उसकी वजह से अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ गई तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इथेरियम आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है। तो मेरी एप्रीहेंशन सिक्योरिटी की तरफ से। लेकिन रोहास, हम इथेरियम की बात कर रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है बिटकॉइन के बाद, तो क्या इतना बड़ा नेटवर्क इतना बड़ा रिस्क लेगा? तो एक्चुअली ये तो इथेरियम के शुरू के माइंड मैप में ही था कि आगे जाके एनर्जी कंजम्पशन कम होनी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए, गैस भी कम। तो ये सब एक एक करके स्टेप्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बट क्या होता है कि हमने देखा है कि दुनिया में आज बड़ी से बड़ी वेबसाइट हो, उसे कभी ना कभी कोई ना कोई हैक कर ही देता है। तो जो एक इंसान बनाता है वो दूसरा इंसान हैक कर सकता है। तो इथेरियम कितना भी उसको केयरफुली करे, मेरे को ऑलवेज लगता है एक 1% चांस है कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होने वाली। और अगर पूरी चेन डाउन हो गई, जैसे सोलाना काफी बार होती है, आप इमेजिन करो अगर पूरी इथेरियम चेन डाउन हो गई तो उसके ऊपर लाखों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो सब के सब रुक जाएंगे। बिल्कुल। आशीष जी, आप बताइए कि देखिए, हमने जैसे इस पर चर्चा की कि वो बहुत सारे टेस्टिंग कर रहे हैं, रोहास ने कहा कि वो बिल्कुल अलग हो सकता है रियलिटी से। क्या इन्वेस्टर्स को कुछ जहन में रखना चाहिए इस मर्ज से पहले या मर्ज के बाद? तो एक चीज ये एक्सपेक्टेड है कि मर्ज के बाद शायद इथेरियम के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो है इथेरियम इन्फ्लेशनरी से डिफ्लेशनरी मूव की तरफ जा रहा है, डिफ्लेशनरी कंसेंसस मैकेनिज्म की तरफ। तो इसके लिए शायद बढ़ सकता है। तो एक वो इन्वेस्टर को सोचने की बात है। अब वो होगा या नहीं कोई नहीं जानता है। बट एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास इथेरियम है जो एक्सचेंजेस पर है, जो आपने स्टेक किया हुआ है, तो बेहतर होगा कि अगर आप उसको अपने सेल्फ कस्टडी वॉलेट में ले लें, क्योंकि अगर मर्ज के बाद नए चेन आते हैं और नए टोकन्स आते हैं तो आप एयर ड्रॉप्स का फायदा उठा सकते हैं अगर आपने सारे इथेरियम अपने खुद के सेल्फ कस्टडी वॉलेट में रखे हुए हैं। एक्सचेंजेस के वॉलेट में रखेंगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं रोहास, हमने इससे पहले भी कई एपिसोड में इसके बारे में चर्चा की है कि प्रूफ ऑफ स्टेक को भी कई जो एक्सपर्ट्स हैं इंक्लूडिंग आप थोड़ी सी सस्पेशन की निगाह से देखते हैं या उतने भरोसे के साथ नहीं देखते। तो एक वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। जरूर। तो क्या होता है कि अगर हम ओरिजिनल देखें तो जो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है जिसपे पूरी एक क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, तो उसमें प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बहुत डिस्कशन हुई थी और 10 साल से ज्यादा से हम उसको चला रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक बहुत नया है और उसका डायरेक्ट मतलब यह है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, 32 ETH है, तो आप वैलिडेटर हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से वो मेरे को लग रहा है कि ये जो क्रिप्टो का कोर कॉन्सेप्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन है वो भी काफी हद तक हिट होती है प्रूफ ऑफ स्टेक में। जी, तो आखिर में आप बताइए आशीष जी कि आपको लगता है कि जो हार्ड फोक है, जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया, तो वो क्या पॉसिबल होगा? तो जो माइनर्स हैं जो अभी तक वैलिडेट करते थे इथेरियम ट्रांजैक्शंस को और इन्होंने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है माइनिंग मशीन्स के लिए, वो नहीं चाहते कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए। तो एक ऐसी भी है कि काफी सारे माइनर्स ये कह रहे हैं कि वो अपना एक इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पर ही चलाएंगे और वो एक नया हार्ड फोर्क हो सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है हार्ड फोर्क होने की, कि इथेरियम POW एक नया ही खड़ा हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो वेकेशन की। क्रिप्टो वेकेशन जिसकी बात कई लोग कर रहे हैं और एक्साइटेड होकर कर रहे हैं, एक ऐसी वेकेशन जिसमें क्रिप्टो का इस्तेमाल होता है। होती कैसे है, इसके क्या चैलेंजेस या फिर एडवांटेजेस है, इसकी बात होगी ब्रेक के बाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो और अब वक्त है बात करने का क्रिप्टो वेकेशन के बारे में। बहुत सारा इस पर चर्चा हो रही है। फ्लाइट से लेकर होटल बुकिंग जब आप क्रिप्टो करेंसी से करते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं, उसे कहते हैं क्रिप्टो वेकेशन। सिंपल, लेकिन इसके कुछ फायदे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। फायदे क्या है? सबसे पहले जो टेक है उसका प्रमोशन होता है। देखिए, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, आप क्रिप्टो में डील करते हैं, एक जो बॉन्ड है वो बनता है, आप और ज्यादा चर्चा करते हैं टेक के बारे में, तो एक प्रमोशन तो हो ही रहा है। या फिर आप जिनके साथ, जिन दोस्तों के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो एक तरह से एक नई टेक का प्रमोशन जरूर है। उसके अलावा कम्युनिटी एक फॉर्म हो जाती है। आपको उन सेटअप्स, उन कंपनीज, उन जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में पता लगता है जो क्रिप्टो वेकेशन में इन्वॉल्व है, तो एक नई तरीके की कम्युनिटी फॉर्म होती है। उसके अलावा एसेट का असल जिंदगी में इस्तेमाल जो है वो करने का मौका आपको मिल जाता है। यानी ऐसा नहीं कि एक बार कुछ खरीदा फिर उसे रखा और 4-5 साल तक रखा रहने दिया। आप अपने एसेट्स का, अपनी क्रिप्टो करेंसी का सही मायने में एक असल जिंदगी में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो प्रोसेसिंग में लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन बहुत क्विकली भी होते हैं, जल्दी होते हैं, लेकिन देखिए, कैश जेब से निकाल कर देना और दूसरी तरफ क्रिप्टो में पेमेंट करना, वो एक तरह से थोड़ा समय ज्यादा ले सकता है। उसके अलावा जो यूजर ऑथेंटिकेशन है उसमें शायद कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। जिसके साथ आप डील कर रहे हैं क्रिप्टो में, अगर आप उनकी पूरी आइडेंटिटी को नहीं जानते तो एक तरह से रिस्की काम हो सकता है। उसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि एनोनिमिटी, यानी अपनी पहचान को सीक्रेट रखना, ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो आपको ब्लॉकचेन देता है, क्रिप्टो करेंसी देता है। तो ये तो ट्रैवल इंडस्ट्री के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी का बहुत महत्व है। अब कुछ अहम प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो क्रिप्टो वेकेशन इस फेज में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे traveler.com, ये ऑनलाइन बुकिंग साइट है जो क्रिप्टो स्वीकार करता है। एयरलाइन एयर बाल्टिक, जो क्रिप्टो से फ्लाइट बुकिंग की सुविधा देता है। फिर उसके बाद एक शानदार रिजॉर्ट है द शेडी, वो भी गेस्ट से बिटकॉइन, एथीरियम में पेमेंट लेता है। इसके अलावा कुछ और नाम है जो आपके लिए मेंशन कर देते हैं: चीप एयर, ट्रैवल बाय बिट, bitcoin.travel और e-travel smart। और अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आशीष आनंद, फाउंडर एंड सीईओ ब्रू फाइनेंस, और दूसरी ओर हमारे साथ ओम मालविया, प्रेसिडेंट टेजॉस इंडिया। ओम, सबसे पहले आपसे सवाल, आप तो क्रिप्टो वेकेशन ले चुके हैं, आपका अगर अनुभव आप बता पाएं। तो मेरे हिसाब से जो आपके 3 पार्ट होते हैं ट्रैवल के, पहला होता है आपका फ्लाइट बुकिंग, दूसरा होता है होटल बुकिंग, और तीसरा पार्ट होता है आप किसी भी कंट्री लोकेशन पे जाके आप इधर उधर, मान लो आप कुछ कॉफी पीने चले गए या लंच करने चले गए। तो जो होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग वाला पार्ट है, दैट इज वेरी इजी। ये बहुत इजी होता है, ट्रेवलर से आपका बुक हो जाता है फेयरली। और फिर आप वहां पे आपको जो नॉर्मल लोकल जगह पे जो स्पेंड करना होता है कॉफी वगैरह इन चीजों के लिए, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। पर उधर भी अगर आपको क्रिप्टो में स्पेंड करना है तो ये एडवाइजेबल है कि आप crypto.com या बाइनेंस के जो कार्ड होते हैं, क्रिप्टो कार्ड्स, वो आप यूज कर सकते हैं। उनसे क्या होता है कि बाइनेंस और इनके पास आपका केवाईसी वगैरह सब ऑलरेडी है, और वहां पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी स्पेंड कर सकते हैं। आशीष जी, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हमने सरकार की तरफ से जितने बयान सुने हैं पास्ट में, उसमें ज्यादा यही निकल कर आया कि एज अ पेमेंट मोड ज्यादा क्रिप्टो को हमारे देश में प्रमोट नहीं किया जाएगा। रेगुलेशन तो अभी आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक तरह से जिस तरफ वेटेज ज्यादा जा रही है वो उसी तरफ है कि इसे एसेट क्लास की तरह ज्यादा क्लासिफाई किया जाए। तो ऐसे में हमारे जैसे देश के लिए क्या आपको लगता है क्रिप्टो वेकेशन का कोई भविष्य है? मेरा ये है कि आरबीआई जो है हमेशा से क्रिप्टो एज अ पेमेंट मोड को लेकर बहुत ही उसका स्ट्रांग व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनके हाथ से निकल जाती है अगर कोई और करेंसी इंस्टेड ऑफ इंडियन रुपी एक डिफॉल्ट करेंसी ऑफ पेमेंट बन जाती है। तो आरबीआई का स्ट्रांग व्यू रहा है और गवर्नमेंट शायद उसको कंसीडर करेगी। तो अगर वो व्यूज एक्सेप्ट होते हैं तो सिर्फ क्रिप्टो वेकेशन ही नहीं, क्रिप्टो एज अ पेमेंट टूल इंडिया में होना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, जो अभी का स्टांस आरबीआई का उसको लेकर के। ओम, आप कुछ चैलेंजेस देखते हैं या कोई रिस्क इन्वॉल्व देखते हैं क्रिप्टो वेकेशन में? क्रिप्टो वेकेशंस में मैं गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बोल सकता, बट यूजुअली जो भी आप अगर जो पॉपुलर साइट्स है वहां पे जाए तो वहां पे आपका प्रॉपर डेटा वगैरह लिया जाता है, आपका नाम वगैरह आपको सब देना पड़ता है, कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। और दूसरी जगह अगर आप मान लो अपने होटल बुक किया तो वहां पे आपको अपनी आइडेंटिटी एनीवेज देनी पड़ेगी। तो ऑन लेट्स से क्या कहते हैं, केवाईसी साइड इतनी मेरे को दिक्कत नहीं लगती है। बट दिस इज डिफरेंट इन केस कि अगर आप डायरेक्टली जाके ही कोई बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहा है तो वहां पे आप बिना इस पूरी चीज को
के अराउंड जा सकते हैं जहाँ पे उनको पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसमें पे किया। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज जो दूसरा जो मैं देखता हूँ जस्ट बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी भी इतना इजी नहीं है, जो चैलेंज है वो अभी भी यूएक्स का ही है। और बाकी उसके अलावा वो क्रिप्टो कंपनीज जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो उनकी ड्यूटी है कि वो किस हिसाब से अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, वो किसी और कौन सी कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, किस हिसाब से वो अपना पेमेंट गेटवे बैकएंड पे संभाल रहे हैं कि क्रिप्टो का पेमेंट है वो कौन सी करेंसी में कन्वर्ट करके ले रहे हैं, वो उनके हिसाब की डील है। इंडिया में इसका फ्यूचर ऑफ कोर्स जैसा आनंद भाई साहब ने बताया कि इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत बहुत टाइम लगेगा, बट बाहर की कंट्रीज में ऑलरेडी ये हो रहा है, बट स्टिल इतना सीमलेस नहीं है। तो क्योंकि हमने कंपनियों का उदाहरण दिया तो कंट्रीज में भी अगर उदाहरण देना हो तो देखिए एल साल्वाडोर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है क्रिप्टोफिकेशन के लिए। उसका कारण देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि वो क्रिप्टो करेंसी को अपनी करेंसी की तौर पर एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल ये शो यहीं पर खत्म होता है। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।